हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई पूरे एकदम जी जान लगा करके कर रहा होगा ताकि आईआईटी और नीट को आप छूट के मुखार कर दो। तो चलो आज मैं बताने जा रहा हूँ आईआईटी का क्वेश्चन बैंक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। मैं लास्ट क्लास आपको मैं बता चुका था, 9 तक सोल्व कर चुका था। आज मैं 10th से सोल्व करने जा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं सोल्व करते जा रहा हूं आप भी प्रैक्टिस करते जाना। और जितना भी आईआईटी का क्वेश्चन है वो टोटल मैं सोल्व कर रहा हूं। और आईआईटी वाले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने से आपको नीट वाला क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। तो जो नीट का स्टूडेंट है मैं बारी बारी कर रहा हूं कि आईआईटी क्वेश्चन बैंक ही बनाओ, थोड़ा सा लेवल हाई करके बनाना चाहिए। और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है वो आपका नीट का लगभग इक्विवेलेंट होता है, थोड़ा सा का फर्क होता है। तो यार आप जिस जंग में जा रहे हो उससे थोड़ा सा अपना एबिलिटी ज्यादा कर लो तो ज्यादा अच्छा से ना कुश्ती लड़ पाओगे वहां पे। इसलिए आप आईआईटी का जो भी नीट का स्टूडेंट हो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना। जो आईआईटी का स्टूडेंट हो वो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक एक इरोडोप, जिसको लोग कहता है बहुत टफ फिजिक्स का बुक है, कुछ नहीं है वो आपको जो है आईआईटी एडवांस के लिए आपको जरूरी है वो बना लेना है। तो चलो आज मैं बताने जा रहा हूं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। कहता है कि ए मेटल बॉल इमर्ज इन अल्कोहल वेज W1 एट 0 डिग्री। कहता है कि अल्कोहल में मेटल बॉल को जब डाला जा रहा है, इमर्ज किया जा रहा है, तो उसका वेट कितना बता रहा है? W1 कितना डिग्री पर? 0 डिग्री सी पर। फर्दर क्या कहता है? W2 एट 50 डिग्री सी पर। उसी मेटल बॉल का क्या हो रहा है? 50 डिग्री सी पर W2 वेट बता रहा है। क्लियर है ना? यहां पर कितना बता रहा है? W2 यानी W2 50 डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर W1। क्लियर है? तो आप खुद समझो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? डेंसिटी भी वेरी करता है, वॉल्यूम भी वेरी करता है। नहीं, क्लियर? लेकिन मास सेम रहेगा। मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो दोनों सेम रेशियो में बढ़ेगा घटेगा, इसलिए प्रोडक्ट इसका क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर है? प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। अब यहां पर ध्यान देना, इधर कहता है द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस देन दैट ऑफ अल्कोहल। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब गामा मेटल का, क्लियर है ना, एल्कोहल से क्या है? लेस है, लेस देन दैट ऑफ अल्कोहल। ये फॉर अल्कोहल। क्लियर है? ऐसे भी हीट करते हो तो ये लिक्विड है तो ये ज्यादा फैलेगा, ये सॉलिड है कम फैलेगा, कम एक्सपेंशन होगा। कहता है एज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ मेटल इज लार्ज। तो जाहिर बात है डेंसिटी मेटल का क्या होगा? ये लार्ज है किससे? अल्कोहल से। इतना डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। Assuming that density of metal is large compared to that of alcohol, it can be shown that तो W1 W2 क्या है? एपरेंट वेट ना है। क्लियर? किसमें? अल्कोहल में। मेटल बॉल का अल्कोहल में W1 W2 वेट है। ये 1980 में आया हुआ है क्वेश्चन आईआईटी में। तो ये W क्या हो गया? एपरेंट वेट। एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। क्लियर है? या ट्रू वेट बोलो, माइनस W ऑफ थ्रस्ट। लिख सकते हो कि नहीं बोलो? क्लियर? ट्रू वेट ये चेंज होने वाला नहीं है, बात समझ गया ना? ये ट्रू वाला फिर चेंज कौन होगा? एपरेंट वेट। एपरेंट वेट चेंज होने का मतलब है ये बदलेगा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, इधर इसी को W1 मान लिया है।
तो W1 इज इक्वल टू WT माइनस अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट यहां पर मान लो कितना, F1 मान लो, और इसमें जो है सेकंड वाला में F2 मान लो। चेंज तो यही हो रहा है ना, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर F1 बाई F2 का रेशियो निकालोगे तब क्या होगा, या F2 बाई F1 कर दो, F2 की जगह क्या पुट करोगे, वॉल्यूम सॉलिड का, तो VS डैश, मेटल का क्या M माना हूं, तो VM डैश, चेंज हो गया, क्लियर है ना। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डेंसिटी किसका लेना होगा, अल्कोहल का, अल्कोहल है ना, वाटर की जगह क्या है, अल्कोहल। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो अल्कोहल का भी डेंसिटी बदल गया होगा, इनटू जी, शुरू वाला इसका वॉल्यूम VM और डेंसिटी रो ए, और जी का वैल्यू तो वही रहेगा, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दो, इधर जी कैंसिल हो गया, ये वॉल्यूम जो है 0 डिग्री से पर VM था, और 50 डिग्री से पर क्या हो गया, VM डैश हो गया है। तो इसके जगह क्या पुट करोगे, VM इंटू 1 प्लस गामा मेटल इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 50 माइनस 0, यही होगा ना, 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, ये नीचे में क्या है, VM रो ए। अब देखो डेंसिटी भी वेरी करता है टेम्परेचर के अनुसार, तो क्या होता है, रोडेस की जगह पुट करोगे रो ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा अल्कोहल इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा 50 माइनस 0, बोलो होगा कि नहीं, क्लियर है, लिख सकते हो ना। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, VM रो ए, क्लियर। तो यहां से बच कितना जाएगा, 1 प्लस गामा मेटल इंटू 50 गामा मेटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 50 गामा अल्कोहल, यही बचेगा ना। अब क्वेश्चन में कह दिया कि गामा M का वैल्यू लेस है किससे, अल्कोहल से। तो बाबू यहां पर देखो गामा M जो है ये लेस है गामा A से, यानी ये वाला ज्यादा ये वाला कम नहीं, तो 1 इसमें भी जुटा हुआ है, 1 इसमें भी जुटा हुआ है, तो जिसका वैल्यू गामा का ज्यादा, ये भाग ये वैल्यू ज्यादा, क्लियर। तो गामा M क्या है, कम है, और गामा A ज्यादा है। यहां पर क्या देख रहे हो कि गामा M लेस है गामा A से, तो निश्चित रूप से न्यूमरेटर कम हो गया होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो ये 1 से छोटा आ जाएगा, यानी F2 बाई F1 लेस देन 1 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये फ्रैक्शन आएगा ना। इसका मतलब कि F2 लेस देन F1, क्लियर। जब F2 बाबू कम होगा, F2 का वैल्यू कम है, ट्रू वेट तो दोनों का सेम ही है, नहीं, तो ये कम है, तो निश्चित रूप से W2 ज्यादा होगा और W1 कम हो जाएगा, यानी W2 ज्यादा और W1 कम, क्लियर। क्योंकि ये वैल्यू F2 का वैल्यू लेस देन F1 है, मतलब ये F2 का वैल्यू लेस, मतलब ये कम तो ये ज्यादा नहीं, यानी W2 ग्रेटर देन हो जाएगा W1, यानी W1 लेस देन W2। देखो जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा याद रखना, लेस ग्रेटर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, F1 ज्यादा F2 से, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा याद रखना,
देखो F1 की तरफ खुला है तो F1 बड़ा, F2 छोटा। जब F2 छोटा होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा यार। तो देखो W2 की तरफ मुख खुला है, मतलब W2 बड़ा, W1 छोटा। क्लियर? ये रहा आपका IIT का क्वेश्चन 1980 का। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर ये देखो, कहते हैं द फ्लोइंग 4 वायर्स, 4 वायर्स है, आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। यहां पर मटेरियल क्या कर रहा है? सेम है। जब मटेरियल सेम होगा तो क्या होगा? उसका यंग्स मॉडुलस सेम होगा? नहीं, यंग्स मॉडुलस सेम होगा। कहता विच ऑफ दीज विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। एक्सटेंशन का फॉर्मूला कैसा होता है? बाई इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेस देता है तो यहां स्ट्रेस की जगह टेंशन है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यही होता है ना। यहां से टी एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा ए। आपको डेल्टा एल फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा? टी एल बाई ए बाई। आपको क्या मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का रेशियो टाइप का क्वेश्चन हो तो जो जो कांस्टेंट है उसको हटा दो। कहता है सेम टेंशन है, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। क्लियर? 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, which of the following will have the largest tension when L बराबर दिस, डायमीटर भी आपको दिया। तो चलो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल करना? देखो कैंसिल केवल समझने के लिए मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का रेशियो का क्वेश्चन हो तो कांस्टेंट को हटा देना, या बस केवल आपको समझने के लिए मैंने बताया था। ये बाई टी से कैंसिल नहीं होगा। यहां पर क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि सेम मटेरियल, मतलब बाई कांस्टेंट होगा, सेम टेंशन कर रहा है, मतलब टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो ये मत समझना कि यहां कैंसिल किया, कि बस केवल आपको समझाने के लिए मैं बताया हूं कि जब भी जो जो कांस्टेंट होगा, रेशियो टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले कांस्टेंट को हटा दो और जो बच जाएगा डायरेक्टली कर देना है। एल बाई ए के जगह पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखोगे तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन डी स्क्वायर। बाकी सब कांस्टेंट को हटा दिया। क्लियर? अब एल बाई डी स्क्वायर जिसका ज्यादा होगा उसमें डेल्टा एल ज्यादा होगा। तो यहां पर कहता कि व्हिच ऑफ दिस विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन। तब इसमें सब का वैल्यू लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो एल बाई डी स्क्वायर निकालो किस में ज्यादा है, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फर्स्ट वाला एल बाई डी स्क्वायर निकालोगे, एल बाई डी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? एल बाई डी स्क्वायर यदि निकालते हो फर्स्ट का तो कितना हो जाएगा? 50 से लो, एक का मैं निकाल दे रहा हूं, किसी एक ले लो। जैसे ये का एक आप चेक कर रहे हो, एल कितना है? 50 सेंटीमीटर है तो 500 mm हो जाएगा? नहीं। डिवाइडेड बाय डी, डी कितना है जी? 0.5, 0.5 mm का स्क्वायर करोगे? नहीं। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.25, 500 इंटू 0.25 को हटाओगे डेसिमल तो इतना आ जाएगा। होगा कि नहीं? यानी 2000 आ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू इसका कितना आ जाएगा? 2000। क्लियर? केवल मैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहा हूं। तो जिसका एल बाई डी स्क्वायर ज्यादा उसका वैल्यू ज्यादा। क्लियर? और किसी का निकाल लेना। जैसे देखो डी का मैं निकाल के देख रहा हूं तो 300, तो 300 3000 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई mm में कर दिया। इसका 3 mm तो 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू तो लेना है, ये हटाओ ना।
तो कितना हो जाएगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1000। क्लियर? ठीक है ना यहां तक? चलो ये लगभग कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3, नहीं मतलब 333.33 के लगभग आ रहा है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा तो यही आ रहा है, ये वाला देखो 2000 आया ना। इसी तरह आप इसको चेक करो, इसको चेक करो। क्लियर? तो जिसका L/D² ज्यादा उसका एक्सटेंशन ज्यादा। ये 1981 में आया हुआ है IIT में। क्लियर? अब चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्या कहता है। कहता कि ए वेसल कंटेनिंग वाटर इज गिवन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स राइट। देख लो राइट की तरफ है यार, जा रहा है तो सब एकदम दौड़ते हुए जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से सबके दिया हुआ है। क्लियर? अब सिंपल समझो, क्या करना ना कि घर में एक गिलास या कटोरा ले लो, कटोरा में पानी लेकर के ऐसे करना, तो ऐसे तेजी से करोगे ना तो वाटर जो है पीछे की तरफ भागता है, यानी इस तरह इंक्लाइन बन जाएगा। क्लियर? तो इसको लेकर के भागो तो वाटर क्या होगा, इस तरह इंक्लाइन बन जाएगा। तो ये तो आप प्रैक्टिकल व्यू से सोच करके भी इसको आप आंसर कर सकता था। हो गया आंसर? क्लियर? ऐसे बनाना चाहते हो तो देखो क्या है, फ्लूइड पार्टिकल्स का ये फ्लूइड है ना, इसका एक एलिमेंट्री पार्ट करो, कट करो, तो इस पर देखो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक तो mg लगेगा। तो मान लो कि dm में कट किया, छोटा मास, तो इधर dm इंटू जी हो जाएगा mg। क्लियर? इधर क्या होगा, सीडो फोर्स जानते हो ना। इस वेसल का एक्सीलरेशन ये है, तो वेसल कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और सीडो फोर्स जब भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी बॉडी को करते हो तो एक सीडो फोर्स एक्ट करता है जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट होता है। और मैग्नीट्यूड कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो मास इस पार्टिकल का dm और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन है a। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स इस पर कितना लग रहा होगा। रिजल्टेंट मतलब दोनों को जोड़ोगे तो एक का हेड पर दूसरे का टेल तक, रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। क्लियर? ठीक है ना? तो देखो ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। क्लियर? तो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। क्लियर है? तो निश्चित रूप से ये वैलिड हो रहा है। नहीं, इसमें क्या जा रहा है, वैलिड है। देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट फोर्स, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर? ऐसे उसको एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। घर पर जाना और एक कटोरा में, देखो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते चलो बहुत मजा आएगा, आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। ये जो कटोरा में पानी लोगे, इसको जो है तेजी से ऐसे करो, जैसे यहां पर इधर ले गया था ना, ऐसे करोगे तो पानी पीछे की तरफ ऐसे होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट कहता है ए बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड। देख रहे हो ना, लिक्विड में एक बॉडी को फ्लोट कराया जा रहा है। इन ए बिगर द होल सिस्टम एज शोन इन फिगर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इसको फ्रीली गिरा दिया जा रहा है। तो फ्रीली गिराओगे तो इसका भी एक्सीलरेशन जी, इसका भी एक्सीलरेशन जी। क्लियर है ना? दोनों का एक्सीलरेशन जी से, जब जी से गिरेगा दोनों, तो दोनों का एक्सीलरेशन जी एक्सीलरेशन दोनों सेम है दोनों का। तो एक्सीलरेशन का मतलब कि 1 सेकंड में उतना स्पीड या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो नीचे गिराए होता स्पीड बढ़ेगा, इसका भी 1 सेकंड में 5, इसका भी 1 सेकंड में। जैसे ए का वैल्यू 10 रहता, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेकर के चलोगे, ऐसे 9.8 होता है। तो इसका भी 1 सेकंड में 10 और इसका भी 10। क्लियर? तो ये दोनों के बीच जस्ट टच किया हुआ रहेगा। क्लियर है? तो कहता है कि अब थ्रस्ट ऑन द बॉडी, जब जस्ट टच करेगा तो यार फोर्स इस पर लगाएगा ही नहीं,
क्लियर है ना? तो अब थ्रस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फ्री फॉल में यहां पर वेइंग मशीन भी रखोगे तो क्या होगा? रीडिंग 0 बताएगा। ये लिक्विड और इसके बीच एक वेइंग मशीन रखोगे तो उसका रीडिंग 0 बता देगा फ्री फॉल के केस में। क्लियर है ना? ठीक है, चलो तुम क्या करोगे खुद मत जाना। जैसे हेड पर कुछ लिया हुआ रहेगा ना और कूदोगे तो जब तक हवा में तब तक तुम पर ये भार नहीं लगेगा, यानी ये भारी लगेगा ही नहीं, उसका वेट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? चलो खुद मत जाना, जो समझा रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14। कहता है ए यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज पार्शियली फिल्ड with a liquid 1, another liquid 2 which does not mix with liquid 1 is poured into one side। कहता है कि एक तरफ क्या किया जाए? डाला जा रहा है। into one side, it is found that liquid level of two sides of the tube on other side are same। क्लियर है? दोनों साइड में क्या है? लिक्विड का लेवल सेम है। ये U2 है। चलो देखो इधर, अब इसमें जो है एक ये अलग से लिक्विड है नहीं, और इधर वाला लिक्विड अलग है, जिसको मैं ऐसा साइन से दिखा दे रहा हूं। और कहता है कि लेवल दोनों का सेम है। कर दो सेम, देखो तो लेवल सेम है ना? क्लियर? लेकिन ये अलग लिक्विड है, ये अलग लिक्विड है। क्लियर है? अब आगे देखो क्या करता है। While the level of liquid 1 H rises by 2 centimeter on other side। कहता है कि लिक्विड 1 यही हो गया ना, इसका लेवल क्या है? राइज किया हुआ है। कितना भाई? 2 सेंटीमीटर। क्लियर? ऑन अदर साइड। क्लियर है यहां तक? और अगला आगे क्या कहता है? इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड 1 इज 1.1, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो, रिलेटिव डेंसिटी बोलो, सेम चीज होता है। क्लियर है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना है? 1 का 1.1। क्लियर? ये लिक्विड नंबर 2 हो गया और वो 1 है। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या होता है बाबू? सेम होता है। तो 2 पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया और ये पॉइंट P1 मानो और इसको P2 मानो। क्लियर? दोनों पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो P1 इज इक्वल टू P2 अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। लिख सकते हो ना? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल। क्लियर? तो जो यहां का प्रेशर होगा वही यहां का होगा। तो इसका प्रेशर क्या लिखोगे? ऊपर से एयर P0, यहां भी एयर लग रहा होगा ना P0, तो इधर वाला P0 प्लस रो GH, तो रो2 सेकंड लिक्विड का GH कितना जी? 2 सेंटीमीटर होगा नहीं? क्लियर? H का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। इधर कितना? P0 प्लस
रो 1 इंटू जी इंटू एच। क्लियर? ये है 2 सेंटीमीटर, एच दोनों का सेम है ना, एच यहाँ पर क्या है 2 सेंटीमीटर में ले रहा हूं, यही एच का काम कर रहा है। क्लियर? तो यहां से देखो ये पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां से रो जी रो टू एच जी रो टू जी एच रो 1 जी एच कैंसिल हो गया, तो यहां से रो 2 बराबर रो 1 का वैल्यू दिया हुआ है क्या? हाँ जी, रो 1 का वैल्यू 1.1 दिया हुआ है, तो ये 1.1 स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है, जानते हो ना। तो यहां पर रो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। रो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.1। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखो क्या कहता है। कहता है कि वेसल कंटेंट्स वाइल डेंसिटी 0.8 दिया हुआ है वाइल का, ओवर मरकरी के ऊपर वाइल डला हुआ है जी, ए होमोजेनियस स्फीयर फ्लोट्स विद द हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। ऐसा है देखो, यही मान लो वेसल है, और वेसल में जो है नीचे क्या है मरकरी है, और ऊपर में वाइल है, ये रहा वाइल। अब इसमें कहता है कि हाफ वॉल्यूम स्फीयर का इसमें है और हाफ वॉल्यूम इसमें है। क्लियर? अब खुद समझो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। एक तो बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा, किधर ऊपर की तरफ, ये बायोन्सी फोर्स, नीचे mg लग रहा होगा नहीं। अब यहां पर खुद समझो, आधा इसके कारण बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा और आधा इसके कारण लग रहा होगा, दोनों में वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे होगा, यानी mg इज इक्वल टू b1 प्लस b2, mg इज इक्वल टू b1 प्लस b2। क्लियर? अब m मास के जगह क्या पुट करोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम भी मान लो उसका, इसका वॉल्यूम क्या मान लो v, अब डेंसिटी है रो इनटू जी। यहां पर आधा वॉल्यूम ना, बायोन्सी फोर्स क्या होता है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर, तो आधा वॉल्यूम वाइल को डिस्प्लेस किया होगा, आधा वॉल्यूम मरकरी को डिस्प्लेस किया होगा, तो आधा वॉल्यूम ना यानी v/2, टोटल वॉल्यूम भी माना था, इनटू डेंसिटी ऑफ वाइल, इसको रो 1 बोल दो, इनटू जी, इसके जगह v/2 इनटू रो 2 इनटू जी लिख सकते हो ना। अब यहां पर देखो भी दोनों तरफ से कैंसिल, जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो रो बराबर रो 1/2 प्लस रो 2/2। रो 1 कितना आया था बाबू, रो 1 कितना दिया हुआ है, ये 0.8 दिया हुआ है, रो 2 13.6 दिया हुआ है, 0.8/2 प्लस 13.6/2, 0.4 प्लस इतना, मतलब कितना 7.2, ये ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 सीसी लिखो या 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखो या 1 ml लिखो, ऑल आर सेम, सब क्या होता है सेम होता है, यानी 6.4 आपका 7.2 आपका
आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखो क्या कहता है, पढ़ो और समझो। इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। कहता है कि टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस अल्फा 1, अल्फा 2 एंड यंग्स मॉडुलस बाय 1 बाय 2 रेस्पेक्टिवली are fixed between two rigid massive walls. The rods are heated such that they undergo the same increase in temperature. There is no bending of rods. अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशियो दिया हुआ है। 2:3. Thermal stresses developed in two rods are equal provided by 1:2 आपसे डिमांड कर रहा है। क्लियर है? तो देखो दोनों में स्ट्रेस क्या दे दिया, इक्वल होगा। क्यों स्ट्रेस इक्वल होगा? कहता है कि ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, देयर इज नो बेंड। देखो इधर कहता है रॉड्स आर हीटेड सच दैट दे अंडरगो द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द रॉड्स। मतलब कि रॉड बेंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जितना ये स्ट्रेस इस पर लग रहा होगा उतना ही इस पर स्ट्रेस लगा होगा। क्लियर है? स्ट्रेस बोला गया मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहां पर क्या कहता है, टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा एंड यंग्स मॉडुलस इतना आर फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड मैसिव वॉल्स। द रॉड्स आर हीटेड सच दैट अंडरगो सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है ना? तो दोनों में स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप इन द टू रॉड्स आर इक्वल। क्वेश्चन में ही कर दिया है। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इसमें टेंशन, तो इसमें टेंशन T1 मान लो, इसमें T2, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1, इसका A2। तो दोनों का स्ट्रेस T1 बाई A1 बराबर T2 बाई A2। ये स्ट्रेस सेम है। इसका मतलब कि T1 बाई A स्ट्रेस बराबर बाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो I1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, इधर बाई 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। ये तो थ्योरी में ही बता चुका हूं। क्लियर है? डेल्टा थीटा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। यहां से डेल्टा थीटा कैंसिल। आपको निकालना क्या है जी, बाई 1 बाई 2 निकालना है। तो बाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1। ये आपका आंसर हो गया। अल्फा 1 बाई अल्फा 2 कितना दिया हुआ है, 2/3। तो ये 3/2 हो जाएगा आंसर। तो बाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। इस क्वेश्चन को देखो। कहता कि होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5। क्लियर है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके कितना है, A/5 है। इज इमर्ज सच दैट इट फ्लोट्स विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एट लिक्विड इंटरफेस। लिक्विड इंटरफेस अभी जस्ट तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 नंबर बताया हूं, सेम क्वेश्चन है। विथ L/4 इन डेंसर लिक्विड एज शोन इन फिगर। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो। ऊपर में क्या था कि दोनों में सेम वॉल्यूम था, यहां पर अलग अलग है केवल। तो कहता है कि L/4 इन डेंसर लिक्विड। डेंसर वाला कौन होगा, नीचे होगा, और लाइटर वाला ऊपर होगा। अरे हल्का रहेगा जिसका डेंसिटी ऊपर ना होगा, कम डेंसिटी वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। तो कहता है कि डेंसर लिक्विड ये कितना है, L/4। तो ये कितना हो जाएगा, L में से L/4 घटा दो तो 3L/4। क्लियर? द लोअर डेंसिटी
लिक्विड इज ओपन टू एटमोस्फेयर हैविंग प्रेशर पी नॉट। क्लियर है ना? द लोअर डेंसिटी वाला इधर देखो क्या है, पी नॉट है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। बस इतना ही कर रहा है क्वेश्चन। अब आगे देखो क्या करता है। कहता है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज गिवन बाय, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज गिवन बाय, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? चलो देखो इधर, ये दोनों मिलके बायोंसी फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, V1 प्लस V2, और नीचे mg लग रहा होगा, यही ना? क्लियर? तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू mg। क्लियर? mg मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। यहां पे V1, यहां पर वॉल्यूम इसका कितना लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ, इसको करना दो V1 रो 1 इंटू जी, V2 रो 2 इंटू जी। एक लाइन और लिख दिया मैं। इसके आगे देखो V के जगह क्या पुट करोगे, वॉल्यूम इसका सिलेंडर का कितना हो जाएगा बताओ, A/5 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ है L इंटू रो इंटू जी। यहां पर V1 के जगह A/5 और V1 ये हो जाएगा L/4 इंटू जी। V2 कितना, A/5 इंटू 3L/4 इंटू जी। अब फर्दर इसको सोल्व करो, तो कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है इसमें? A/5 कैंसल, L कैंसल, जी कैंसल, तो रो बराबर कितना आ जाएगा जी, L तो कैंसिल ही हो गया, तो इसके जगह जी भी कैंसल, L भी कैंसल, और डेंसिटी छूट गया है। एक सेकंड हो जाओ, डेंसिटी रो 1, यहां पर डेंसिटी रो 2। A/5 इंटू L/4 इंटू रो 1 इंटू जी। यहां पे 3L/4 इंटू रो 2 इंटू जी। क्लियर? तो यहां से हो जाएगा रो 1/4 प्लस रो 2/3 रो 2/4। क्लियर? चलो ठीक है, यहां तक। अब सबका वैल्यू पुट करो, क्या था, रो बराबर रो 1 कितना है, किसको 1 माने हो, किसी को 1 पुल होने दी, इसको मैं 1 माना था ना, L/4 लिखा था, तो इसका हो जाएगा 2D, तो 2D/4 प्लस 3/4 इंटू उसका कितना था D, ये था D। अब बताओ इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा, ये D/2 हुआ, ये 3D/4। अब फर्दर सोल्व करोगे तो 4 LCM 2D प्लस 3D 7D/4। 7D/4 कोई नहीं, तो कहीं गलती हो, सॉरी 7 किसे आ जाएगा जी, 5 में आएगा जी, 3 2 5 5D/4। 5D/4 कौन है, ये ऑप्शन। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आएगा। अब बताओ, ये 90/195 में पूछा, जस्ट 16 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह का था। 90/195 में वो था, ये देखो 90/189 में है, हटो नहीं यार, 90/189 में है। अब बताओ 90/189 में 90/195 में रिपीट कर दिया, समझो एक तरह का क्वेश्चन सिमिलर टाइप का नहीं यार। तो ये कितना साल बाद, 6 साल बाद फिर पूछ दिया है। इसलिए बारी बारी मैं बोल रहा हूँ कि आईआईटी का क्वेश्चन बैंक एकदम मत दो, चाहे आप नीट का स्टूडेंट हो या आईआईटी का स्टूडेंट हो। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है। कहता है कि गिवन क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज एट प्रेशर P, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस। क्लियर है ना। कहता है कि आइडियल गैस है कितना प्रेशर पर, P पर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है, P भी बराबर कांस्टेंट होता है। फॉर आइसोथर्मल P भी बराबर कांस्टेंट। क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट करो। प्रेशर T दिया है, टेम्परेचर T दिया है। क्लियर है ना। प्रेशर P, टेम्परेचर T। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो P को छोड़ दिया, V का डिफरेंशिएशन 1, फिर V को छोड़ा, dP बाई dV बराबर 0 लिखोगे। यहां से माइनस ये V dP बाई dV बराबर P। यहां से क्या लिख सकते हो, माइनस dP बाई dV बाई V, ये हो जाएगा P। ये बल्क मॉडुलस होगा कि नहीं, तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर होगा, इसी को आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस बोला जाएगा। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस किसके बराबर, P के बराबर। ठीक है। चलो, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि वाटर फ्रॉम ए टैप इमर्जेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स with an initial speed 1.0 meter per second. The cross-sectional area is 10 to the power minus 4 meter square. Clear? मतलब A1 V1 आपको दिया हुआ है। कहता है कि assume that the pressure is constant throughout the stream of water and that the flow is steady. Clear है ना। flow क्या है, steady है। तो जब steady होता है तभी तो बर्नौली थ्योरम लागू होता है। नहीं, बर्नौली थ्योरम अप्लाई होता है कब, जब स्टेडी स्टेट होता है तब। क्लियर है ना। अब आगे देखो क्या करोगे इसको। यहां से पहला काम A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आप V2 निकालो। तो P2 बराबर A1 V1। A1 कितना दिया हुआ है, 10 पर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अब V1 है 1 डिवाइडेड बाई A2 कितना है, कहता है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही तो पूछ रहा है जी, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम। A2 आपसे डिमांड कर रहा है, तो इसको इक्वेशन फिलहाल फर्स्ट रखो। दो अननोन हो गया, A2 और B2। क्लियर। अब आगे देखो क्या करता है। कहता है प्रेशर इज थ्रू आउट कांस्टेंट थ्रू द स्ट्रीम, ऐसा है। क्लियर। यही A1 है, ये A2 है। यहां पर वेलोसिटी V1 है, यहां पे V2 है। ये कितना नीचे है, 0.15 मीटर। क्लियर। प्रेशर थ्रू आउट सेम है, यानी जो P1 है वही P2 है। क्लियर। बर्नौली थ्योरम लगाओ। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मान लो, Gp 0। ठीक। तो यहां का लोगे तो क्या हो जाएगा, ये P1 है, P1 प्लस कितना लिखोगे जी, रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर। यही ना बर्नौली थ्योरम होता है, तो हाफ V1 का स्क्वायर। क्लियर। इज इक्वल टू P2 प्लस यहां का पोटेंशियल 0,
और यहाँ का रो जी एच। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूं, क्लियर है ना। बर्नौली थ्योरम में ये होता है हाफ रो इंटू V2 का स्क्वायर, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड कौन सा है, वाटर है नहीं, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी नहीं दिया हुआ, तो आपको मैं बताया था कि कभी कभी नहीं भी देता है। ऐसे भी देखो ना, रोल कैंसिल हो जाएगा। P1 बराबर क्या दिया हुआ है, P2, तो P कैंसिल, और क्या होगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा। तो GH क्लियर, उसको उधर ले जाओ, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहां से फर्दर क्या करो, V2 का वैल्यू जो आया था ना, इसमें पुट कर देना। V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बराबर 2GH कर लोगे। अब V2 आपको निकला है 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस V1 1 दिया होता है क्या, V1 हाँ जी 1 था, क्लियर। तो ये 1 पुट कर लेना, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। ये कितना 2GH, G के जगह 10, H के जगह 1.5 था, 1.5 था, क्लियर। सॉरी 0.15 था, 0.15। यहां पर आप 0.15 पुट कर लेना। अब बताओ कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं, इतना तो करो यार। अब अननोन केवल A2 रह गया है, यहां से कैलकुलेट कर लेना। ऐसे देखो, इसको क्या करोगे, 20 हो जाएगा। अब 15 2 या 30, एक 0 और, तो ये आ जाएगा टोटल 3 आ जाएगा। नहीं, क्लियर है। 1 उधर जाएगा, देखो कैलकुलेशन भी कितना आसान है। तो इधर 1 जाएगा तो 3 या 1 4, 4 का इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ना। तो A2 का वैल्यू 0.5, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 0.5 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, क्लियर। यही तो फाइंड करना था। 0.5 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 0.5 को आप ऐसा लिख सकते हो 5.0 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, यानी ये रहा आपका ऑप्शन, ये करेक्ट रहा, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक चलो। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। इसमें क्या कहता है, देखो, a closed compartment containing gas is moving with some acceleration in horizontal direction, horizontal direction में मूव कर रहा है। ये 1999 में आया था, क्लियर है। नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द प्रेशर इन द कंपार्टमेंट, अभी मैं बताया जी। यही मान लो कंपार्टमेंट है और इसमें गैस भरा हुआ है, तो ये सब गैस पर सीडो फोर्स लग रहा होगा। तो सीडो फोर्स लग रहा होगा तो क्या होगा, इधर मोलकुस ज्यादा आ गया होगा, एयर मोलकुस, इधर मोलकुस कम होगा। नहीं, तो फ्रंट इधर क्या हो गया, मोलकुस ज्यादा है तो इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर फ्रंट पार्ट में प्रेशर कम, क्योंकि यार मोलकुस कम है, सब पर सीडो फोर्स लगा, सब इधर पीछे भागा, क्लियर है। तो कहता है कि सेम एवरीवेयर नहीं, लोअर इन फ्रंट पार्ट, सही बात है। इधर की एक्सीलरेशन दोगे तो फ्रंट यही ना होगा, बैक इधर हो गया, क्लियर। अभी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें कंटेनिंग गैस है और उसमें क्या था, लिक्विड था, पीछे वाला में जी। तो लिक्विड था तो उसमें ऐसे आया था कि नहीं, बोलो, ऐसा बन गया था, क्लियर है। जब इसका एक्सीलरेशन इधर था तो देखो फ्रंट पार्ट में प्रेशर कम होगा क्योंकि लिक्विड का हाइट कम है, इसमें ज्यादा हो जाएगा। तो पीछे में क्या होगा, ज्यादा, आगे कम, बोलो होगा कि नहीं। अभी ना बताया था ऐसा क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था,
ये देखो क्वेश्चन, वो 99 में आया है और ये कब आया है 81 में। बताओ, ये भी समझो क्वेश्चन रिपीट हो गया, केवल फर्क क्या था, इसमें वाटर था उसमें गैस है। क्लियर? ये रिपीट हुआ कितना साल बाद, इधर 18 ईयर्स बाद जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसलिए मैं बारी बारी बोल रहा हूं कि आप उसको रिपीट ही ना बोलोगे यार, थोड़ा सा का फर्क है, उसमें गैस था इसमें लिक्विड है। क्लियर? तो ये समझो रिपीट ही एक तरह का क्वेश्चन है। इसलिए आप यदि पूरा आईआईटी का क्वेश्चन मत लेते हो ना, तो फिर आपको आलतू फालतू करने का और जरूरत नहीं है, फिर अदर सब्जेक्ट पर मेहनत करो यार। और टाइम है आईआईटी वाला को तो यूरोप बनाओ। क्लियर? तो टाइम है तब पहले क्वेश्चन बैंक करो। आईआईटी वाला करना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब, लेकिन जो नीट वाले स्टूडेंट है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। आईआईटी वाला नीट वाला क्वेश्चन न भी बनाओगे तो चलेगा, टाइम है तो उसको बना लो। ऐसे आईआईटी का भी क्वेश्चन बना करके जाओगे, आप छक्का लगा करके आओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में टोटल बात आ गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे। नमस्कार फ्रॉम माय साइड।